हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज दो वीडियोस आने वाले हैं बैक टू बैक फ्रॉम रशिया। और आज का जो वीडियो है, जो पहला वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, वो है, उसका टाइटल है कि मतलब यूएसए और यूके जो है वो शॉक में है, सरप्राइज है कि उनके हज़ार धमकियों के बावजूद इंडिया पे उनका कोई असर नहीं हुआ। इंडिया जो है एज़ यूजुअल रशिया के साथ कोऑपरेशन जारी है इंडिया की, और भी ज़्यादा तेल खरीद रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन हो रही है। तो दे सिंपली कांट डाइजेस्ट द फैक्ट, दे थिंक कि मतलब इंडिया अभी भी उनका कॉलोनी है जो उनके इशारों पे चलेगा। तो उसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से रिपोर्टिंग की गई है। और वैसे तो मैं यूएसए और यूके के अच्छी तरीके से रोस्ट करता हूँ, आपको पता ही है, बट मेरा आधा % काम जो है इन्होंने ही करके रखा है। कमेंट सेक्शन में अच्छी तरीके से रोस्ट की है, और कमेंट सेक्शन में आपको ये भी पता चलेगा कि इंडियंस और रशियन की जो बॉन्ड है वो कितना स्पेशल है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है बस 5 ही दिन पहले रिलीज़ हुई है, और पहले ही दिन इस वीडियो को 2 लाख व्यूज़ मिले थे, और सिर्फ 5वें दिन में आज ये वीडियो ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूज़ छूने को है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है रशियन लोगों के लिए। तो रशियन लोगों की ओपिनियन भी आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं, और उसके बाद काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कॉमेंट्स का मज़ा हम उठाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सभी को नमस्कार। और आज इस वीडियो में हम इस तथ्य के बारे में बात करेंगे कि यूएस और यूके बेहद नाराज़ है कि सस्ता रशियन ऑयल इंडिया जा रहा है, और वेस्टर्न कंट्रीज़ और रशिया इंडिया के लिए आपस में लड़ रहे हैं। फिलहाल रशिया और ब्रिटेन के विदेश सचिव सर्गेई लावरोव और लिज ट्रस इंडिया की राजधानी में हैं। यदि रशियन राजनयिक की यात्रा की योजना बनाई गई थी, तो ब्रिटिश मंत्री की आपातकालीन यात्रा रशिया और भारत के बीच चल रहे आर्थिक सहयोग, नए व्यापार समझौते के निष्कर्ष और रूबल और रुपए में ट्रांजिशन सेटलमेंट्स को रोकने का एक हताश प्रयास है। ब्रिटेन के विदेश सचिव लिज ट्रस जिस मुख्य चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं वह इंडिया को रशियन तेल की आपूर्ति के लिए बड़े तेल अनुबंधों का निष्कर्ष है। हालांकि ऐसा नहीं लगता इसने काम किया। इंडिया के विदेश सचिव ने कहा कि इंडिया रशियन ऑयल और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात की मात्रा बढ़ाने की अपनी योजना को नहीं छोड़ेगा। इंडियंस का इरादा रशियन साइड से ऑफर का लाभ उठाने और छूट पर बड़ी मात्रा में ऑयल खरीदने का है। पहले यह बताया गया था कि हाई सल्फर यूरल ऑयल पर औसत छूट 20% है। इंडिया पहले ही मार्च में करीब 60 लाख टन रशियन ऑयल खरीद चुका है, और देश को ऑयल की सख्त ज़रूरत है, और आयात का हिस्सा 85% से अधिक है। इंडिया में ऑयल की खपत सालाना 5 से 7% की दर से बढ़ रही है। पिछले साल इंडिया ने करीब 175 मिलियन टन ऑयल का आयात किया था। ऑयल के आयात में वृद्धि के मामले में देश पहले से ही चाइना से आगे है, और जल्दी ऑयल के आयात के मामले में यूनाइटेड स्टेट्स से भी आगे निकल जाएगा, और ये चाइना के बाद दूसरे स्थान पर होगा। वहीं चाइना से यह अंतर अपेक्षाकृत कम है। इंडिया अभी भी आधे से ज़्यादा ऑयल आयात कर रहा है, लेकिन यह अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है। चाइना की तुलना में इंडिया की अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर के कारण इंडिया आमतौर पर एशिया में उच्चतम जीडीपी की विकास दर प्रदर्शित करता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भविष्य में इसका इस्तेमाल करके चाइना को चुनौती देने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड इंडिया को अपने प्रभाव में रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। यह उल्लेखनीय है कि अमेरिकी प्रशासन ने इंडिया के साथ अपने संबंध खराब होने के डर से अब तक रशियन ऑयल की खरीद पर सौदे के अपने निष्कर्ष पर बहुत ही नरम प्रतिक्रिया दी है। हालांकि ये यूएस के लिए एक कठोर झटका है। अमेरिकी निश्चित रूप से एशिया में अपने प्रमुख सहयोगी को खोना नहीं चाहते हैं, जिस पर विश्व प्रभुत्व बनाए रखने के संघर्ष में एक बहुत ही गंभीर दांव लगाया गया था, क्योंकि अमेरिकी खुद इंडिया के साथ संबंध खराब नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने इंडिया को रशियन ऑयल की आपूर्ति के लिए और अनुबंधों को बाधित करने के लिए ब्रिटिशर्स को वहां भेजा। यह काफ़ी जिज्ञासाजनक है कि शुरुआती रशियन विरोधी प्रतिबंधों को अपनाने के बावजूद मार्च में अनफ्रेंडली कंट्रीज़ ने फरवरी की तुलना में रशियन ऑयल और गैस की आयात में एक बार में 15% तक की वृद्धि की, जबकि ये प्रतिबंध अभी तक प्रभावी नहीं थे। इस बीच इंडिया ने घोषणा की कि वह न केवल रशियन ऑयल बल्कि कोयले और हमारे खनिज उर्वरकों की आपूर्ति बढ़ाने में रुचि रखता है। तो सबसे पहले मास्टर पो नेमनोगू ने लिखा है कि देखो, खुद को ही रशियन तेल नहीं लेनी थी, अब इंडिया को सस्ते दाम में बेच रहे हैं, तो भाई साहब जेलसी से मुंह फुला के बैठे हैं। उसके बाद दिमित्री कोलचैक ने लिखा है कि इंडिया श्रीलंका को हेल्प कर रहा है और इसे कहते हैं असली हेल्प, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स हैमर्ड ए बोल्ट ऑन द यूक्रेनियंस। मजे की बात यह है कि बहुत सारे यूक्रेनियन लोग, वैसे तो बहुत सारे वाइज यूक्रेनियंस भी है जो कि इस पूरे सिचुएशन को समझ रहे हैं,
लेकिन बहुत सारे लोग जो है ये नहीं समझ रहे हैं कि यूएसए जो सो कॉल्ड यूएसएस हेल्प है ये उनके अगेंस्ट है, ये कोई हेल्प नहीं है, ये बस उनको यूज़ कर रहे हैं। तो इन्होंने दिमित्री कोलचक ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि हेल्प वो होता है जो इंडिया अभी श्रीलंका को कर रहा है। उसके बाद येलेना डबालाएवा ने लिखा है कि ब्रिटिश के चलते इंडिया ने बहुत सफ़र किया है, ये ब्रिटिशर्स सारे मुसीबतों का जड़ है। इंडिया एक महान देश है जिसे सारे देशों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसके बाद अबाउट ने लिखा है कि ग्रेट ब्रिटेन इंडिया को कुछ अच्छा ऑफर करता तो इंडिया ज़रूर लेता, लेकिन उनके सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अलावा वो इंडिया को कुछ भी नहीं दे सकते हैं। और इंडियंस ऐसे हैं, जब भी वो इनकी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली हरकतें देखते हैं तो हर इंडियन गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। उसके बाद गेट सॉल्यूशंस ने लिखा है कि कोऑपरेशन के नाम पे शायद फिर से ऑर्डर्स देने आए थे चूतिए। उसके बाद आलेग नोमैड ने लिखा है कि इंडिया को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ब्रिटिशर्स जो है वो पोपट बनाने में एक्सपर्ट है। द ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर इज नीडेड ओनली बाय द ओल्ड मास्टर्स, ग्रीडी एंड रूथलेस। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आलेग ने बोला है कि द ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर इज नीडेड बाय द ओल्ड मास्टर्स, मतलब पुराना जो वर्ल्ड ऑर्डर था जहाँ पे ये कॉलोनियलिस्ट खुद को राजा समझते थे और बाकी सारे लोगों को गुलाम समझते थे, उनको ऑब्वियसली ये बात हजम नहीं हो रही है कि इंडिया रशिया जैसे दूसरे पावर ब्लॉक्स इमर्ज हो रहे हैं। वो फिर से चाहते हैं कि वो अकेले ही मास्टर्स हो और बाकी जो सारे लोग हैं वो उनके गुलाम हो। तो ऑब्वियसली इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से उनकी फट रही है और इसीलिए ऐसे पागल कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं बेचारे। उसके बाद मारिना वेलिकाया ने लिखा है कि उनकी जल रही है, अब इंडिया और रशिया की ताकत को पहचानो, योर हनीमून पीरियड इज ओवर। अब हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं और उन देशों के साथ ट्रेड करेंगे जिनसे हम चाहते हैं। उसके बाद स्वेतलाना सुदाक ने लिखा है कि इंडिया ने यह साबित कर दिया है कि इंडिया सच में एक सॉवरेन देश है, वो वही करेंगे जिनसे उनके लोगों का फायदा है। उसके बाद जॉर्ज पिनिन ने लिखा है कि क्या हुआ, रशिया के ओर जो पत्थर फेंक के मारा था वो वापस खुद ही को लग गया ना। अमेरिका न्यूटन्स के लॉ को भूल गए, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उसके बाद दीपन ने लिखा है कि प्लीज अरेंज डायरेक्ट सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया विदाउट एनी इंटरमीडिएट्स, इससे सभी रशियंस बहुत खुश होंगे। उसके बाद एंड्रे मायाचिन ने लिखा है कि इंडिपेंडेंट देश खुद ये डिसाइड करते हैं कि किनके साथ उनको रिश्ता रखना है, कौन उनके मुसीबतों के टाइम उनकी मदद करता है। हो सकता है कि टेम्परेरीली हमें कुछ नुकसान हो, लेकिन इन द लॉन्ग रन वी हैव ऑलरेडी वन। जी हाँ, नॉट ओनली यू हैव वन बट आपने दूसरे लोगों का भी, दूसरे देशों का भी आपने आंखें खोल दी है और दूसरे देश भी अब ये जान चुके हैं कि ये जो पूरा वेस्ट, हालांकि टोटल जो मैक्सिमम जो ट्रेड होता है वो एशिया से होता है, लेकिन सारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को यूएसए और वेस्ट कंट्रोल करता है और बाकी बहुत सारे देशों की आंखें खुल गई है इस सिचुएशन के बाद। एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम होना कितना ज़रूरी है ताकि अमेरिका और वेस्ट दूसरे देशों को मैनिपुलेट ना कर पाए, अपने इंटरेस्ट सर्व करने के लिए वो ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम्स का गलत फ़ायदा ना उठा सके। और जो मेन ट्रेडिंग है वो अगर एशिया से होता है तो कंट्रोल तो फिर एशिया के पास ही होना चाहिए। ये कैसी चुतियाप्पा है कि मेन ट्रेड जो है वो एशिया में है, लेकिन जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसे यूएसए कंट्रोल कर रहा है। आई मीन एक देश अगर हम रशिया से कुछ खरीद रहे हैं या फिर दूसरे देश किसी दूसरे देश से खरीद रहे हैं तो हु इज़ दिस अमेरिका टू टेक शेयर फ्रॉम दैट। मतलब ये तो ऑलरेडी बेवकूफ़ी की हद है। ऑलरेडी एक फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए जिससे दोनों देशों के बीच ट्रेड हो, भले ही उसमें किसी को भी कमीशन ना मिले, लेकिन यूएस के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी सबसे बेस्ट सिस्टम है कि दोनों देशों के बीच जब ट्रेड हो तो उसमें किसी तीसरे देश का फायदा नहीं होना चाहिए। दैट विल बी द बेस्ट सिस्टम। उसके बाद सैक ऑफ डॉलर्स ने लिखा है कि इंडियंस आर नॉट स्टूपिड बट द वेस्ट थिंक अदरवाइज। उसके बाद टीम बॉक ने लिखा है कि आई होप हमें हाई क्वालिटी इंडियन चाय मिले इन तेल के बदले, जैसा हमें सोवियत रशिया के टाइम मिला करता था। तो बिल्कुल आपने अगर इतने डिस्काउंट में तेल दिया है हमें तो ऑब्वियसली हम हाई क्वालिटी टी आपको ज़रूर भेजना चाहेंगे। और मैं बता दूं कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिपेंड नहीं करता है क्योंकि मेन जो सेलर्स है वो तो इंडियंस ही है। तो इंडियन सेलर्स जो भी रशिया में कुछ सेल करना चाहते हैं आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे मुझे बहुत एक्सपीरियंस है रशिया के साथ बिज़नेस का, और जो भी बिजनेसमैन अभी शायद वो वीडियो भी देख रहे होंगे तो उनको बता दूं, जो भी आप चाय सेल कर रहे हैं, मतलब पहले तो आप बढ़िया क्वालिटी चाय वहाँ पे बेचते ही थे बट अभी जो है और भी अच्छी क्वालिटी की बेचिए क्योंकि बहुत सस्ते दामों में हमें तेल मिला है। उसके बाद जारेमा इर्सिबिएवा ने लिखा है कि सोवियत टाइम से ही इंडिया और चाइना के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे थे, लेकिन जब गार्बाचेव पावर में आए जो कि अमेरिका का बिका हुआ टट्टू था, उनके आते ही वही हुआ जो अमेरिका चाहता था, यूएसए साथ टूट गया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिकन के हाथों बिके हुए इस पप्पू के अंडर हमने गलत दिशा में कदम बढ़ाए। तो मैं कुछ दिनों पहले हिंदी नॉलेज शो का एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पे कुछ बोल रहे थे कि इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के अगेंस्ट जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे येल्सिन, वो कुछ नेगेटिव कमेंट किया था, अपोज किया था। मैंने उनकी वीडियो देखी बट मुझे यहाँ पे एक्चुअली अजीब ही कुछ रशियन टाइप के, मतलब वो क्या कहना चाहते थे मुझे खुद ही समझ में नहीं आया। हालांकि मैं रशियन बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ बट बेसिकली ही वॉज कन्फ्यूज्ड।
उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि येल्सिन जो है वो बहुत प्रो वेस्ट थे और मोस्ट हेटेड रशियन प्रेसिडेंट थे। क्योंकि वो प्रो वेस्ट थे तो रशियन लोग जो है वो बिल्कुल नफरत करते थे उन्हें। तो ये तो हिंदी नॉलेज के शो में नहीं बताया। इंडियन गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा एंटी रशियन पॉलिसी नहीं लेते हैं, और या फिर रशियन गवर्नमेंट हो तो कुछ ज़्यादा एंटी इंडियन पॉलिसी जो है वो नहीं करते हैं कि लोग जो है इतने अच्छी तरीके से, इतना अच्छा बॉन्ड है हम में, और इसीलिए ये जो रिश्ता है बहुत खास है और इसको आगे भी ऐसा ही रहना चाहिए। उसके बाद रीनाट ने लिखा है कि मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम इंडिया को स्ट्रेंथन करें और चाइना को वीकेन करें। तो जी हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब चाइना के हाथों एकदम रशिया जो है उनकी कठपुतली बन गया है, बट सारे रशियंस को पता है कि चाइनीज़ आर द बिगेस्ट बैकस्टैबर्स। और बहुत सारे ये कमेंट्स, ऐसे कमेंट्स मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि इंडिया इज़ वेरी ट्रस्टवर्दी, लेकिन चाइना से हम कभी भी बैकस्टैब जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे इंडिया को लेके अभी जो है रशिया में काफ़ी सारे वीडियोस आ रहे हैं, और हमेशा सारे वीडियोस को ट्रांसलेट करके आपको दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, बट मैं कमेंट्स तो फॉलो करता रहता हूँ। तो ऐसे कमेंट्स बहुत सारे होते हैं कि चाइना से मतलब चाइना को हम कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सब रशियंस को, सारे रशियंस को ही पता है। उसके बाद कॉन्स्टेंटिन ने लिखा है कि इस इंग्लिश वुमन ने बहुत कोशिश की इन ऑल सीरियसनेस कि इंडिया जो है सस्ते तेल को छोड़ के अपने ही देश के इकोनॉमी को बर्बाद करे, जबकि ये खुद रशिया से ऑयल ले रहे हैं। उसके बाद मारिया कोस्टा ने लिखा है कि इंडिया इज़ ऑलवेज ए फ्रेंडली कंट्री फॉर रशिया। उसके बाद माशा कालिनिया ने लिखा है कि 1970 से 1975 तक मुझे आज भी वो साल याद है, हम सोवियत रशियंस जो है बहुत एक ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे। अक्सर ये डिस्कशन होता था कि इंडिया में कैसे कंपनी है जो कि इतना हाई क्वालिटी मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं। यूएसएसआर के टाइम पे बहुत सारे इंडियन मेडिसिन हमारे यहाँ पे आते थे। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि वो दिन फिर से वापस आ जाए। उसके बाद कुजिया ने लिखा है कि मुझे यूएसए का लॉजिक समझ में नहीं आता, खुद ही अपने आप पे एम्बार्गो लगाया कि रशिया से कुछ नहीं लेना है। अब जब रशिया दूसरे देशों को सेल कर रहा है तो उन में मिर्ची लग रही है। उसके बाद लीसा ने लिखा है कि वेस्ट अपने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में इतने धूत होते हैं कि वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं कि दूसरे देशों का भी अलग ओपिनियन हो सकता है। उसके बाद एलेक्जेंड्रा बोलोटोवा ने लिखा है कि इंडिया एक वाइज देश क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो वही देश है जहाँ पे महाभारत और रामायण जैसे एपिक्स पाए गए हैं। उसके बाद गालिना स्टेसोवा ने लिखा है कि हिंदूज अभी भी नहीं भूले हैं कि कैसे ब्रिटिश उनसे उनका मुंह का निवाला छीन लिया, राइस व्हीट सब खत्म करके कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो किया और पीपल डाइड ऑफ हंगर, और इंडियन लोग भूखमरी से मर गए। तो जी हाँ, इन्होंने जो हिंदूज मेंशन किया है, आई थिंक वो भी ज़रूरी है कि हिंदूज सबसे ज़्यादा सफ़र किया है और हिंदू सबसे ज़्यादा ये समझते हैं। इसीलिए आज आप इंडिया की पॉलिसी देखते हैं जो आज भी इन यूएसए और वेस्ट यूके की हिपोक्रेसी को समझते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें कि पाकिस्तान ने भी, तो पाकिस्तान के पूर्वज भी तो वो लोग थे जो ब्रिटिश यूके के हाथों सफ़र किया, लेकिन वो इतने बेशर्म निकले कि आज भी उनके जूते चाटने में बिजी है। तो इससे ही एक हिंदू नेशन और एक मुस्लिम नेशन के बीच फर्क नजर आता है। उसके बाद रशियन वुमन ने लिखा है कि यूएस को रशियन फर्टिलाइजर्स के लिए रूबल्स में पे करना चाहिए। आफ्टर ऑल ये तो हमारे अनफ्रेंडली देश के लिस्ट में सबसे ऊपर है। तो जी हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है कि टाइम आ गया है, अभी नए सैंक्शंस आए हैं तो और भी ज़्यादा इस चीज़ को देखना चाहिए कि अभी जो है फर्टिलाइजर्स, आपको तो सभी को पता है कि कितना बड़ा हिपोक्रेट है यूएसए, इंडिया को लेक्चर मार रहा है जबकि खुद ही रशियन ऑयल और रशियन फर्टिलाइजर्स खरीद रहे हैं। तो बिल्कुल ये चीज़ करना चाहिए कि अब जो है तो खरीदना है तो रूबल्स में ही पे करो। उसके बाद तातियाना मुराशेवा ने लिखा है कि एक अच्छा ऑयल सेलर देश वही होता है जो अपने दोस्त देशों को सबसे पहले और सबसे अच्छे रेट में तेल बेचे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो का कमेंट का सिलसिला यहीं पे खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।